नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कस्तूरबा नगर रेप पीड़िता की मदद के लिए 10 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है। इसके बाद दिल्ली के राजस्व और कानून मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल के साथ कस्तूरबा नगर रेप पीड़िता से मुलाकात कर बातचीत की। वहीं पीड़िता ने बताया कि कुछ लोगों ने उसका अपहरण कर उसको बंधक बना लिया और फिर 3 लोगों ने मिलकर उसके साथ गैंगरेप किया। पीड़िता ने यह भी बताया कि जब वो लोग उसका यौन शोषण कर रहे थे तब वहां कुछ महिलाएं भी मौजूद थी जो उन पुरुषों को उसके साथ और बुरा व्यवहार दुष्कर्म करने के लिए उकसा रही थी। जब पीड़िता से दोषियों के बारे में और जानकारी मांगी गई तो उसने अपनी जान का खतरा व्यक्त करते हुए बताया कि ये सब लोग शराब और नशीली दवाओं के अवैध व्यापार में शामिल हैं। पीड़िता ने आगे बताया कि अपराधियों ने उसे बेरहमी से पीटा, उसका सिर मुंडवाकर उसका चेहरा काला कर दिया और उससे चप्पल और जूतों की माला के साथ इलाके में घुमाया। आयोग को इस बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना का एक वीडियो भी बरामद हुआ है जिसमें पीड़िता की दुर्दशा स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। दिल्ली के कस्तूरबा नगर रेप की घटना को लेकर नेशनल अकाली दल ने विरोध प्रदर्शन किया है। वेस्ट दिल्ली के सुभाष नगर चौक पर दल की कल्चर विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष रश्मीत कौर बिंद्रा ने विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर परमजीत सिंह पम्मा और रश्मीत कौर बिंद्रा ने कहा कि ऐसी घटना कभी भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिले। इस घटना ने पूरे देश का दिल झकझोर दिया है। बड़े दुख की बात है, इतनी देर तक ये घटना होती रही और प्रशासन सोया रहा। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन की आंखें खुली हैं। वहीं दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष कुलदीप सिंह मरवाहा ने कहा, बड़े दुख की बात है कि राजधानी में इस प्रकार की घटना हो जाती है तो पूरे देश में कहां पर बच्चियां सुरक्षित हैं। इसके अलावा समाज सेविका अंजू शर्मा ने कहा, गृह मंत्री को हस्तक्षेप करके जल्द से जल्द दोषियों को सजा दिलानी चाहिए। नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आज हमने नेशनल अकाली दल की तरफ से महिलाओं के सम्मान के लिए ये प्रोटेस्ट किया है, क्योंकि आज हमने जो सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें देखी है कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ इतना अन्याय किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, जिस बच्ची के साथ ये अन्याय किया गया है उसका कोई भी गुनाह अभी तक साबित नहीं हुआ कि किस वजह से उसके साथ ये क्राइम किया गया। और उससे हम अपील करना चाहते हैं सरकार से कि उस बच्ची के लिए न्याय मांग रहे हैं। हम लोग नेशनल अकाली दल के बैनर पर यहाँ इकट्ठे हुए हैं क्योंकि एक महिला पर बहुत ही अत्याचार हुआ है और हमारा जो है प्रदर्शन जो है बड़ा पीसफुल है। कोविड की गाइडलाइन को जारी रखते हुए दिल्ली पुलिस के पूर्ण सहयोग से हम लोगों ने यहाँ पर बड़ा ही पीसफुल कार्यक्रम किया है और मैं चाहता हूँ कि इस पे शीघ्र ही कार्रवाई हो और आने वाले समय में ऐसी घटना ना घटे। हम लोग दिल्ली के उत्तरी दिल्ली नगर निगम के बजट पर चर्चा करने के लिए विशेष सदन बुलाया गया, लेकिन वार्ड 73 की निगम पार्षद मंजू खंडेलवाल ने निगम के ढलाव की जमीन को अपने पति की संस्था के नाम करने पर हंगामा शुरू कर दिया। इस पर नेता विपक्ष विकास गोयल ने बीजेपी शासित निगम पर सवाल उठाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में पिछले 15 साल से भ्रष्टाचार कर रही है और आज उसी का नतीजा आपको देखने को मिल रहा है कि एमसीडी पूरी खोखली हो गई है, दिवालिया हो गई है। कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही, पेंशन्स को पेंशन नहीं मिल रही, एमसीडी की प्रॉपर्टियों को बेचा जा रहा है और अब तो इनकी नैतिकता बिल्कुल ही गिर गई है। इन्होंने सारी मर्यादाएं तोड़ दी और भ्रष्टाचारी सारी हदें पार कर दी है कि इनके एक पार्षदा ने एमसीडी की ज़मीन, सरकारी ज़मीन जो दिल्ली के टैक्स के पैसों की है, करीब 50 करोड़ रुपए की वो ज़मीन है, वो अपने ही पति के नाम करवा दी। इससे गलत तो कुछ हो नहीं सकता मुझे लगता है। और उसके बाद बेशर्मी देखिए, वो कह रही है मैंने कुछ गलत किया ही नहीं, क्या हुआ अगर मैंने अपने पति के नाम करा दी तो। मेरे सब भी कह रहे हैं कोई गलती नहीं, इसमें क्या हो गया अगर करा दी तो मतलब ये तो मैं कह रहा हूँ बेशर्मी की हद है। और ऊपर से वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के पार्षद भी तो ऐसा करते होंगे। मैं खुली चेतावनी देता हूँ, और आम आदमी पार्टी के किसी पार्षद ने ऐसा किया हो, मुझे आप कागज़ दिखा कर दिखें, हम उन पर कार्रवाई करेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की बेशर्मी की हद है और ये दिखा रहा है कि ये हार 2 महीने वाली हार इनको बिल्कुल दिख रही है कि हार रहे हैं और जाते जाते अच्छे तरीके से, बुरे तरीके से, बेशर्मी से सब कुछ लूट के लेके जाना चाहते हैं। उत्तरी दिल्ली नगर निगम की बजट चर्चा के सदन में पेश होने वाले बजट और सदन में हंगामे को लेकर नेता कांग्रेस दल प्रेरणा सिंह विपक्ष में बैठी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि विपक्ष बजट को लेकर चिंतित नहीं है, साथ ही एक दूसरे पर कीचड़ उछाल सदन को हंगामे की भेंट चढ़ा देना चाहते हैं।
देखिए, लगातार पिछले 5 सालों से हम कहते आ रहे हैं कि बजट सिर्फ एक कागजी बजट होता है जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। मगर सबसे ज़्यादा अफसोस तब होता है जब विपक्ष इस पर चिंतित या गंभीर नहीं नज़र आता। अगर मैं आज की बात करूं, आज बजट पर चर्चा होनी थी, सभी पार्षदों को अपना मत रखना था, मगर आज भी वहां पर जो देखने को मिली वो प्योर राजनीति मिली। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हम लोगों को देखने को मिली। व्यक्तिगत नाम ले लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाए गए, नारेबाजी हुई, जो कि बजट सेशन में नहीं होना चाहिए। अगर आपको राजनीति करनी है या तो आप इस सदन के बाहर करें, या करनी भी है तो कम से कम जनरल हाउस में करें। आज बजट एक ऐसा गंभीर विषय है जिससे पूरी दिल्ली प्रभावित होती है कि नगर निगम की ओर लोग देख रहे हैं। आने वाले 2 महीने बाद नगर निगम के चुनाव होंगे, क्या मुँह लेकर ये लोग जनता के बीच में जाएंगे। तो जिस तरीके से रवैया दिखाया आज विपक्ष ने, और पक्ष का भी रवैया बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं नजर आता, ये दोनों ही चीज़ें बहुत दुखद है। सरकार ने इस बजट को अगले 25 साल का ब्लूप्रिंट बताया है। बजट में मुख्य फोकस रोजगार, कारोबार, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पर रहा। सरकार अगले वित्त वर्ष 2022-23 तक 39.44 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। ये अभी अनुमान है और ये घट बढ़ भी सकता है। इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत करते हुए कहा कि इस बजट से देश का आर्थिक विकास होगा। मोदी सरकार ने आज अपना आम बजट पेश कर दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी हैं। सर, सबसे पहला सवाल, इस बजट के पिटारे से आपके मंत्रालय को क्या कुछ मिला? पहले तो मैं सबसे पहले इसलिए मुझे प्रधानमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को अभिनंदन देना होगा, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का बजट 135% बढ़ा है। एक नई स्कीम PLI स्कीम आई है, उसमें 1022 करोड़ रुपए दिया है। वो है हमारा भारतीय खान पान जो दुनिया में पसंद किया जाता है, उसकी मार्केटिंग, ब्रांडिंग और उसकी क्वालिटी को लेकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। दूसरा है कि दुनिया मोटे अनाज का वर्ष बना रही है। भारत उसकी सबसे महत्वपूर्ण ज़मीन है जो उस मांग को पूरा कर सकता है, और हमारे यहाँ सिंचाई के साधन बनने के कारण भारतीय किसान गन्ना और गेहूं की तरफ बढ़ा। हमने मोटे अनाज को कम कर दिया था, और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा और इस बजट ने कहा, चाहे वो नाबार्ड हो, चाहे हमारा वित्तीय प्रबंधन हो, कि किसान को हम इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो इस मोटे अनाज की दुनिया की डिमांड को पूरा करने के लिए अपने आप को तैयार करे, और उसके लिए जो मदद हो सकती है वो नाबार्ड भी करेगा और भारत सरकार के अन्न मंत्रालय भी करेंगे। जहाँ तीसरी बात मैं कहता हूँ कि जल जीवन मिशन मेरे पास है, 60,000 करोड़ रुपया जल जीवन मिशन के लिए है इस वर्ष के लिए, और ये डिमांड के आधार पर है, खाली ग्रांट नहीं है। जितना चाहे राज्य सरकार ले सकती है, जितना उपयोग करना चाहे, लेकिन लक्षित तौर पर हमें अपने टारगेट को प्राप्त करना। पांचवी बात है कि जो नदी जोड़ो कार्यक्रम है, ये आज़ादी के बाद से देश की ज़रूरत थी, लेकिन आज़ादी के 75वें वर्ष में मोदी सरकार का या मोदी जी की इच्छा शक्ति थी कि ये गतिरोध टूटा और एक स्कीम 44,000 करोड़ की शुरू हो रही है, और वो बिजली भी देगी, वो पानी पीने का भी देगी, वो सिंचाई का भी देगी, साथ में सौर ऊर्जा से भी बिजली देगी। एक नया कंपोनेंट है। और जो 5 योजनाएं नदी जोड़ने की हैं, वो ऐसे बेसिन्स में हैं जहां बरसात में भी पानी नहीं होता। तो हम डेफिसिट बेसिन से सरप्लस बेसिन को जोड़ने की जो हमारी कल्पना है भारत सरकार की, उसे पूरा करेंगे तो हम बाढ़ और सूखे से होने वाले नुकसान को बचा पाएंगे, और शायद ये देश के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा। सबसे बड़ा सवाल है सर, आपने वादे गिनाए, तमाम जो दावे हैं वो आज बजट में कहा भी गया, लेकिन जो विपक्ष है वो कह रहा है कि चूंकि 5 राज्यों में चुनाव है, इस वजह से तमाम जो लोक लुभावने वादे हैं बजट में वो किए गए हैं। ये सतत विकास को लक्ष्य प्राप्त करने वाला बजट है। ये वो कह रहे थे 2 दिन पहले, बेचारे आज चुप हैं। ये एक लोक लुभावन बजट नहीं है, ये सतत विकास का लक्ष्य प्राप्त करने वाला बजट है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये सतत विकास का लक्ष्य प्राप्त करने वाला बजट है। वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र गोसाई के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश किया। इसमें रक्षा क्षेत्र के लिए भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं। हथियारों और बाकी जरूरतमंदों के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता घटाने के कदम के तहत सरकार ने अब रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर भारत योजना को लागू करने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत करते हुए कहा कि इस बजट से रक्षा के क्षेत्र में काफी विकास होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी जी है। सर, रक्षा के क्षेत्र में रिसर्च को लेकर आज बजट में 25% दिया गया है, क्या कुछ कहें? आत्मनिर्भर भारत की
क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश में सभी ऐसे प्रयास हो रहे हैं जिसमें हम अपनी ज़रूरतों को स्वयं बना करके स्वयं पूरा कर सकें, उसी क्षेत्र में और क्या कुछ रक्षा के क्षेत्र में बजट दिया गया? बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। अभी सारी बातें जब हम लोग बैठेंगे तो करेंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ रक्षा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी रक्षा के क्षेत्र में बजट दिया गया है निश्चित तौर पे और भी जो चीज़ें हैं वो निकलकर सामने आएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट नयन गोसाई के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी की तेलंगाना इकाई से जुड़ी कमेटियां भंग कर नई सर्च कमेटी का गठन किया गया है। आम आदमी पार्टी के तेलंगाना प्रभारी सोमनाथ भारती ने बताया कि 3 सदस्यीय सर्च कमेटी की इंदिरा शोभन अध्यक्ष होंगी। बुर्रा रामू गौड़ और डॉक्टर एस के अंसारी को कमेटी का सदस्य बनाया गया है। विभिन्न पार्टियों से अच्छे लोग पार्टी ज्वाइन कर सके, इसके लिए कमेटियां भंग की गई हैं। 3 सदस्य सर्च कमेटी का उद्देश्य है कि जितने भी लोग पार्टी में शामिल होना चाहते हैं उन सभी का बैकग्राउंड चेक किया जाए और पार्टी में आना आसान किया जाए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में विभिन्न पार्टियों के जितने भी अच्छे लोग हैं उन सभी का स्वागत करना चाहते हैं। पंजाब, गोवा, उत्तराखंड में सरकार बनने के बाद पार्टी में शामिल होने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी। आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से पूरे देश में नई राजनीति, काम की राजनीति करने वाली पार्टी बनकर उभरी है, जिस प्रकार से इस्टेब्लिश पार्टियां, चाहे केसीआर साहब हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो तेलंगाना के अंदर, उन्होंने जनता के एक भी मुद्दे का समाधान ना दिया। जिस केसीआर साहब ने ये कहा था कि हम और मैं और मेरी पत्नी एक गिलास चावल पे गुजारा कर लेंगे और तेलंगाना की विकास करेंगे, लोगों के अरमान पूरे करेंगे। जिस प्रकार से आज तेलंगाना के लोग ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ना तो तब से लेके आज तक, जब से तेलंगाना बना तब से लेके आज तक एक रिक्रूटमेंट हुआ है। फील्ड असिस्टेंट्स का मुद्दा हमने उठाया था पीछे, 7,651 फील्ड असिस्टेंट्स किस प्रकार से पिछले 2 साल से सड़कों पर हैं। विद्या वॉलंटियर्स 16,000 की संख्या में थे, किस प्रकार से 2 साल से सड़कों पर हैं। 100+ विद्या वॉलंटियर्स ने सुसाइड कर लिया। सरोजनी नगर इलाके में एक युवक की लाश मेट्रो स्टेशन के पास मिली। उसके गले पर निशान है, लिहाजा पुलिस को शक हो गया कि उसकी हत्या की गई है। पुलिस ने छानबीन की और इस हत्या के पीछे हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल सरोजनी नगर इलाके में एक कपड़े की दुकान पर काम करने वाला शमशेर खान और उस दुकान का मालिक परमवीर पूर्व प्रेमी, दोनों के बीच में शारीरिक संबंध थे। दोनों ही होमोसेक्स के आदी थे। कुछ दिनों पहले शमशेर खान ने अपने मालिक प्रेम दिल के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए वीडियो बना लिया था। आपत्तिजनक परिस्थिति में वो वीडियो बनाने का मकसद था अपने साथी प्रेमवीर को ब्लैकमेल करना। शारीरिक संबंध बनाने के लिए प्रेमवीर अपने साथी को हमेशा पैसे देता था। कोरोना काल के दौरान पैसों की तंगी के कारण शमशेर खान ने पैसा बनाने के लिए शॉर्टकट रास्ता अपनाया। उसने अपने साथी के साथ सेक्स करते हुए वीडियो बनाया। उसके बाद उसे ज्यादा पैसों के लिए ब्लैकमेल करने लगा। प्रेमवीर को लगा कि शमशेर खान उसके लिए खतरा बन चुका है, जिसके बाद उसने हत्या की घटना को अंजाम दिया। हमारे को एक कॉल रिसीव हुई कि एक आदमी जो है अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है। इमीडिएटली एसएचओ सरोजनी नगर और एसीपी सफदरजंग जो है मोशन में आए। ऑलरेडी सारे लोग वैसे भी फील्ड में थे, तो हमारी जल्दी से पहुंची और जाकर वहां पे देखा तो एक आदमी अनकॉन्शियस पड़ा था और जब उसको एग्जामिन किया तो पता लगा वो डेड था और उसके गले में एक निशान मिला जो ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसका गला घोंटने के बाद उसको यहाँ पर मार के फेंक दिया है, क्योंकि मौका जो था वहाँ पर कहीं पर भी स्ट्रगल के निशान नहीं थे। ये हमारा एक पहला क्लू उसके अंदर बना, जिसके आधार पे हमने काम करना शुरू करा। बहुत सारी टीमों का इमीडिएटली हमने गठन किया और उस मृत व्यक्ति की पहचान जो है शमशेर अलियास अली के नाम से वो लड़का पहचाना गया और हमने ये पाया कि सरोजनी नगर के ही एक दुकान में वो लड़का नौकरी करता था। उसके बाद टेक्निकल सर्वेलेंस पे हमने काफ़ी चीज़ें जो है कलेक्ट करी और लास्ट सीन हमें मिला कि जो वो अपना मालिक है उसका नाम मालिक का है प्रेमवीर अलियास प्रेमी। उसके साथ वो आखिरी बार देख के पाया गया। सीसीटीवी फुटेज भी हमें उसके बारे में मिला। तब हमने आगे की छानबीन शुरू करी और पता लगा कि प्रेमवीर अलियास प्रेमी के साथ में उसके शारीरिक संबंध थे। हमारे को एक